चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो वैदिक सभ्यता पर करेंगे, ठीक है, वैदिक पे, ठीक है, वैदिक सभ्यता पर आज हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का क्या मतलब था। वैदिक सभ्यता के पश्चात देखो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट यही आता है ना, सिंधु सभ्यता के पास वैदिक सभ्यता था। वैदिक को दो भाग में बांट देते हैं, एक को वैदिक बोलते हैं, एक को उत्तर वैदिक, ठीक है। उतर उतर बोले, चल उतर साले, ठीक है। उत्तर मतलब होता है थोड़ा बाद में उसका, है ना, तो उत्तर वैदिक काल बाद में आता है, ठीक है। तो सिंधु जो इसमें लिखा है ना वो हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में, अरे यार क्या, देखो सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था उसे वैदिक वैदिक या आर्य सभ्यता के ना, वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता, कुछ भी कह दो, क्योंकि वैदिक सभ्यता के दौरान आर्य लोग वेद मिले थे इसलिए, और वेद जो है आर्यों से संबंधित है इसलिए क्या है ना, उसको आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, सही बात है। अगर वेद नहीं होते ना तो इस सभ्यता का ज्ञान नहीं होता है, जिसमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण, सही बात है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त, ऐसा माना जाता है कि भाई जो सिंधु सभ्यता को खत्म करने के लिए यही लोग आए थे, है ना, और एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन अभी भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कल्पना ही माना जाता है, ठीक है। तो ये कल्पना मात्र है, इसका अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ठीक है। देखो और आगे चलते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन व्यवस्था सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता शब्द, वैदिक जो शब्द है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, पहले ही बता दिया था, मतलब सॉरी पहले नहीं बताया था कभी, पर वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, वेद का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ये सब आदमी, ठीक है। और वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, इसीलिए बोलते हैं आर्य सभ्यता, ठीक है। और आर्य संस्कृत वैदिक जो है संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जो है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्तम, श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, मतलब जो अच्छा चीज जो भी है, कुलीन, उच्चा, श्रेष्ठ, उत्तम, इन सबको क्या बोलते हैं, आर्य। तो सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में, ठीक है, 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्य जो है, आर्य की भाषा क्या थी, संस्कृत, वो लोग संस्कृत जानते थे, ठीक है, तभी तो वेद उद लिखे इन्होंने, समझे। और अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक को 1500 से 1000 जो है ईसा पूर्व मानते हैं, और इसे 1000 से 600, मतलब ये देखो तुम्हारा 500 है और ये 400 इधर, इन दोनों बीच मानते 500 है, इधर 400 है, तो ये 500 ज़्यादा हो गया ना, 400 कम हो गया, तो दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। हाँ, ऋग्वैदिक काल। अब चलो ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं ना। ऋग्वैदिक काल, इस काल का निर्धारण जितना विवादास्पद रहा, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऋग्वेद संहिता इस रचना की रचना इस काल में हुई। अंत इसको क्या होता है कि एकमात्र साहित्य के स्त्रोत यही है, ऋग्वेद संहिता जो है। जो अगर ऋग्वेद के बारे में पता चलता है, कोई बोल देगा कि किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में पता कैसे चलेगा, सिर्फ ऋग्वेद के बारे में, एकमात्र यही, ठीक है, कोई और इसके बारे में बताने वाला नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अभी तक ऐसे मानते हैं कि देखो लोग डाउट बोलते हैं, पहले नगरीय व्यवस्था आई फिर ग्रामीण आई, फिर ये तो मुश्किल चीज़ है, पर फिर भी ऐसा मानता है ये नगरीय थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ये ग्रामीण थी, है ना, ठीक है। देखो ऐसे नहीं याद रहे तो ऋग्वेदी देखो, सिंधु शेष सिंधु, ये शेष शहरी होता है ना, शहरी, और ऋग में ग आता है कि नहीं, वेद ऋग्वेदिक है ना, ऋग लिखते हैं ना, ऋग, तो ये ग मतलब ग्रामीण, ठीक है, ऐसे याद है, नहीं याद रहता, ठीक है। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुपालन, यानी पहले वो वेटनेरियन थे, ठीक है, वेटनेरियन थे, मतलब पशुपालन करते थे, और उनके कृषि उनके लिए गौण कार्य था, ये ध्यान रखना ना। उत्तर वैदिक काल में ये थोड़ा प्रमुख हो जाएगा, या अभी तक जब तक ऋग्वेद काल रहेगा तब तक जो है वेटनेरियन प्रमुख रहेंगे, मतलब पहले वेटनेरियन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर 1400 ईस्वी में एक बोगज को अभिलेख मिला, ठीक है, 1400 ईस्वी में ईसा पूर्व में बोगज को एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला था। ये ऋग्वैदिक काल के देवताओं, इसमें क्या है कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना, एक कुछ मैंने बताया था, वी जैसे रुक जाएगा ट्रिक जो इसका है, वीनम मतलब वरुण, इंद्र और नासत्य और मित्र, ठीक है।
विनम, विनम जो है इसके विनम, वैनम हम लोग बोलते हैं, विनम बोलो, ठीक है, इसकी जगह विनम, वीनम, ठीक है, इसका उल्लेख मिला है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर आए। इससे ये पता चलता है कि वैदिक कार्य या बोगज को अभिलेख जो है ये जो ईरान वाला जो है थॉट है, मिडिल एशिया माइनर वाला, ये जो है मैक्स मूलर का थॉट है। मैक्स मूलर ये बोलता है कि वो ईरान से आए थे, और जब बोगज को ये अभिलेख मिला था ना, तो उनके जो थॉट थे उनमें प्रबल ये तो उसका क्या बोलते हैं, सबूत दे दिया उन्होंने कि हाँ एशिया माइनर से जो सबूत मिला था बोगज कोई का, उसमें जो इन चारों देवताओं का संबंध, तो फिर बोले कि ये चारों देवता है यहाँ, फिर यहाँ के लोग कैसे जानते, तब फिर पता चला कि हाँ इनका संबंध कुछ है मतलब। फिर ऋग्वेद की अपनी बात, अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीन जो है ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। जो ये भी मतलब है कि ऋग्वेद की अनेक बातें जो है ना वो ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता, बेस्ता, बस्ता, मतलब ईरान के लोग बस्ता लेके जाते थे, ऐसे बैठ पर याद कर लो, ईरान की अवेस्ता, ठीक है, ईरान का जो है सबसे मतलब जो है कि एक प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता में, जो है वही बातें लिखी हैं जो ऋग्वेद में मिली। तो आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, एक बार बता देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्स मूलर का माना जाता है, फिर भी एक बार सबका जानना जरूरी है। जैसे कि प्रोफेसर मैक्स मूलर जो है उसने मध्य एशिया या बैक्टीरिया या एशिया माइनर इस सब को जगह बताया। फिर जो है बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। उत्तरी ध्रुव इसलिए बताया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा पढ़ा था कि जो उनकी किताब थी जो आर्य लोग की, उसमें किताब में ऐसा लिखा था कि वो लोग जो है क्या है कि ऐसी जगह से आए जहाँ पे 6 महीना तो दिन होता है, 6 महीना रात होता है, ठीक है, 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, तब फिर वो उत्तरी ध्रुव से आए, तो फिर लोगों ने बोला कि ये तो दक्षिणी ध्रुव में होता है, दक्षिणी ध्रुव से क्यों नहीं, फिर वो कुछ नहीं बोले, कि बोले ठीक है मेरे को उत्तरी ध्रुव लगा तो मैंने उत्तरी ध्रुव बोल दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके पीछे है ना, तो उन्होंने उत्तरी ध्रुव बोला है बाल गंगाधर तिलक ने। डॉक्टर अविनाश चंद्र सेन ने बोला कि सप्त सेंद्र, देखो अविनाश चंद्र, अविनाश में भी से आ रहा है, दास में भी से आ रहा है, तो सप्त सेंद्र, ठीक है, ठीक है। अविनाश देखो, नहीं तो देखो अविनाश चंद्र दास, इसमें 8 शब्द आ रहे हैं, तो टोटल 7 सप्त सेंद्र प्रदेश। दयानंद सरस्वती, इन्होंने तिब्बत को माना, इन्हें जस्ट ऊपर जो भारत के पास में है, बोले कि तिब्बत को कर दो, ठीक है, भारत के पास वाला। फिर नाहरंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, इसने दक्षिणी रूस को माना है। गंगानाथ झा, ये ब्रह्म ऋषि, इन्होंने बोला ब्रह्म ऋषि देश से, ये लोग यहीं पे थे, मतलब ब्रह्म ऋषि इसी के आसपास को बोलते हैं, गंगा के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसी को। गोयल्स महोदय, इन्होंने बोला कि हंगरी और डेन्यूब नदी की घाटी से ये लोग आए थे। और प्रोफेसर पेंका ने जर्मनी के मैदान से बोला, है ना, इनका दिमाग अलग ही खराब है। तो मैक्स मूलर को ज़्यादा लोग मानते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अधिकांश जो विद्वान है वो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत है और बोलते हैं कि मध्य एशिया से, चलो ठीक है, इनका बात सही है, मध्य एशिया के निवासी थे वो लोग, ठीक है। अब भौगोलिक विस्तार देखो, अब भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं कि आर्यों के जो आरंभिक उनका इतिहास है ना, अगर जानना है तो ऋग्वेद पढ़ो, ठीक है, मुख्य स्रोत उनका ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सेंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जैसे कि सप्त सेंधव कौन बोलता है, अविनाश दास जो है, अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि उनका सप्त सेंधव क्षेत्र जो है वो रहने वाले थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। अब 7 नदियाँ कौन सी थी देख तो, ठीक है, वो नदियाँ कौन सी थी, जैसे 6 नदी तो हम लोग खुद ही बताते हैं ना, कौन सी 6 नदी बताओ। जैसे ये सिंधु हो गई, फिर इसकी झेलम हो गई, फिर चिनाब हो गई, फिर रावी हो गई, फिर व्यास हो गई, फिर सतलज हो गई, है ना, ये 6 तो ये है कि नहीं बताओ। तो देखो पहले सिंधु अलग से, बस एक सब तुमको सरस्वती याद करनी है, ठीक है, ठीक है, सिंधु सरस्वती, शतुद्री बोलते थे सतलज को, बिपाशा बोलते थे व्यास को, पुरुषनी बोलते थे रावी को, ये सब पता है, अस्किनी बोलते चिनाब को, ये सब पता है ना। तो ये सब सिंधु प्रदेश, तो एक्स्ट्रा तुमको याद करनी है वो सरस्वती है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो याद करनी है वो सरस्वती नदी है, ठीक है, ठीक है, बाकी सबका पता है, ठीक है। फिर देखो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान जो है, ये देखो ऐसे सिंपल ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ भारत में थे, जो बहुत काफ़ी क्षेत्र में थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, उत्तर पश्चिमी पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, ठीक है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है ब्रह्मवृत कहलाता है, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र को ब्रह्मवृत कहते थे, ठीक है, ब्रह्मवृत। मनुस्मृति में सरस्वती व दृष्टदती नदियों के बीच के क्षेत्र प्रदेश को ब्रह्मवृत कहता है। मतलब जो मनुस्मृति में सरस्वती से लेके और दृष्टदती नदियों तक के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवृत पुकारा गया है। इस ऋग्वेदी
सभ्यता का केंद्र माना जाता था किसको, ब्रह्मवर्त को, ठीक है। गंगा व यमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। गंगा व यमुना दोआब के क्षेत्र तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्यों का कब्जा था, इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश वाला किसका था थॉट, ये बताओ। ब्रह्म ऋषि वाला किसका था, ये बताओ। ब्रह्म ऋषि वाला जो है वो था गंगानाथ। देखो ब्रह्म ऋषि इसीलिए बोले गंगानाथ क्योंकि गंगा जो ब्रह्म ऋषि किस क्षेत्र को बोलते हैं, देखो इसने अपने नाम का फायदा उठाया। गंगा और यमुना जो है उसके दोआब के क्षेत्र को बोलते हैं ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। इसने बोला कि ब्रह्म ऋषि देश है। वाह भाई, अपने नाम का पूरा इंजॉयमेंट कर रहा नहीं। देखो अभी लिखा ना कि ये देखो कि गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था, इसे ही ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा बाद में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, कितना, 31। सीए लोग हैं उन्होंने उसके नदियों का जो है लिखा है, सीए मतलब 3 और ए मतलब ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उनमें से 25 नदियों का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, 25, यानी BE। कभी ये याद रखना, किसी ये याद रख सकते हो, कभी CABI तो मतलब टोटल जो उल्लेख है वो CA है, मतलब 3 और 1 31, और जो है और ऋग्वेद में कितना BE यानी 2 और 5 25 जो है उल्लेख है ऋग्वेद में, जिसमें से ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही उल्लेख है, जबकि उसके नदी सूक्त में केवल 21 है, CABE और फिर BA है ना, कबीबा। तो नदी सूक्त में उसके सिर्फ कितना है, 21 ही है, ध्यान रखना। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण और पवित्र दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती। पवित्र नदी सरस्वती माता है भाई, सिंधु कोई माता थोड़ी है, तो पवित्र जो होगी वो माता वाला हो गया सरस्वती, ठीक है। उसी को सरस्वती नदी को क्या, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा, ठीक है। ये तीनों शब्द उसी के लिए, देखो देवी माँ बोला है और एक नदी तमा बोला, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार, यमुना नदी को 3 बार नाम लिया गया है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे, किसका नाम क्या क्या है। देखो ऋग्वेद में जो है हिमालय पर्वत और इसकी चोटियों को मंजूबत कहा गया है, ये सब पता है सबको, है ना। अब ये जो है इसके बारे में हम लोग पता है क्या है कि पुरुषनी रावी, ये जो है इसके बारे में थोड़ा नीचे वाला देख लेते हैं, ये सब देख लेना है ट्रिक। एक बार ट्रिक इसका बता देते हैं क्या है ना, इसका क्या, अरे यार भाई मेरे, जो है गोमती को गोमल कहा जाता है, कुंभ को काबुल कहा जाता है, कुंभ काबुल, सदानीरा को गंडक और कुमु को कुर्रम, और ये सब तो पता है, बाकी सब तो ये 4 ही है बस जो याद नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इतना सब जो है सिंधु नदी के, सिंधु मतलब जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में। फिर ऋग्वैदिक काल के जो है सामाजिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।